हेलो, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो कल हमने आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ इवेंट्स के बारे में बताया, और इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस की थी इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है। तो मैंने बोला भी था कि शुरुआत के जो एक दो लेक्चर होंगे उसमें हम 11th वाला पोर्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। कोई इसने पढ़ा नहीं है उनके लिए तो पूरा ही नया होगा। ठीक है। क्योंकि जब तक 11th वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो 12th वाला एकदम से भी नहीं आएगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो मैंने आपके साथ इवेंट और सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, टाइप्स ऑफ इवेंट, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस की थी। अब देखो यहाँ पे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब किसी घटना के घटने की प्रायिकता। तो किसी घटना की जो घटने की प्रायिकता होती है, पीई जो होती है, वो उस इवेंट और उसके सैंपल स्पेस के रेशियो के बराबर होता है। जो एनी है वो है आपका नंबर ऑफ इवेंट। वो जो एनएस है वो है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, घटना है, और सैंपल स्पेस का मतलब है प्रतिकर्ष समिष्ट। ठीक है। तो देखो, अगर हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमने अगर कोई इवेंट इवेंट फिक्स कर दिया है और मैंने देखा वो इवेंट कितने प्रकार से हो रहा है, उसमें टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला, मैंने बोला कि दो सिक्के उछाले जाते हैं, दो सिक्के उछाले जाते हैं। मैंने क्या बोला कि दो सिक्के उछाले जाते हैं, तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता हमें भी ज्ञात करना है। दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि सैंपल स्पेस में सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी की सारी हम पॉसिबिलिटी लिखते हैं। जब दो सिक्के उछालोगे तो हो सकता है दोनों पर हेड हो सकता है दोनों पर टेल हो सकता है एक हेड एक टेल हो सकता है पहला टेल दूसरा हेड हो। ये टोटल पॉसिबिलिटी है, और टोटल पॉसिबिलिटी जो भी टोटल संभावनाएं होती हैं, उन संभावना का हम एक सेट बिल्डअप करते हैं, वो आपका सैंपल स्पेस हो जाता है। अब तुम्हारा इवेंट क्या होना है यहाँ पे कि दोनों पर हेड हो। तो दोनों पर जो हेड है वो ओनली एक प्रकार से है। तो दोनों पर हेड कितने प्रकार से है, एक प्रकार से है। तो अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एस कितना है, तो नंबर ऑफ एस का मतलब हुआ एस में कितनी पॉसिबिलिटी है। तो एस में आपकी चार पॉसिबिलिटी है, तो नंबर ऑफ एस चार हो जाएगा आपका। अब बात आती है नंबर ऑफ ई की। तो नंबर ऑफ ई मतलब इवेंट कितने प्रकार से हो सकता है। तो जो हमारा इवेंट है वो ओनली एक प्रकार से हो सकता है। ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, एन ई मिल गया और एन एस मिल गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी पी बराबर होगा आपका एन ई अपॉन एन एस। तो 1 बाई कितना है आपका, 4 है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मैंने बोला कि दो पांसे उछाले जाते हैं, दो पांसे उछाले जाते हैं, और दोनों पर प्राप्त संख्याओं का योग 11 अथवा 12 हो। दोनों पर प्राप्त संख्याओं का योग 11 अथवा 12 हो। तो जब दो पांसे उछालोगे तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, या तो दोनों पर एक एक आ जाए, या एक दो आ जाए से लेके एक छह तक। इसी प्रकार दो एक से लेके दो छह तक। इसी प्रकार तीन एक से लेके तीन छह तक। इसी प्रकार चार एक से लेके चार छह तक। इसी प्रकार पांच एक से लेके पांच छह तक। इसी प्रकार छह एक से लेके छह छह तक।
ठीक है, ये क्या है आपका सैंपल स्पेस है। ये क्या है आपका सैंपल स्पेस है। अब मैंने क्या बोला कि जब दो फांसे उछालोगे तो आपके सैंपल स्पेस में जो संभावना है वो कितनी है, 36 है। ठीक है, अब इवेंट क्या है कि प्राप्त संख्याओं का योग या तो 11 हो या 12 हो। तो जो हमारा इवेंट है वो कितने प्रकार से हो सकता है, 11 बनाने के लिए एक पे 5 हो, दूसरे पे 6 हो, या पहले पे 6 हो, दूसरे पे 5 हो। तो ये दो तरीके तो 11 बनाने के हो गए। अब आती है 12 बनाने की बात। तो 12 कितने प्रकार से बनेगा, ओनली एक प्रकार से, पहले पर भी 6 हो और दूसरे पर भी 6 हो। तो यहाँ पे जो इवेंट है वो तीन प्रकार से हुआ। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एन ई अपॉन एन एस। तो यहाँ पे 3/36, एक बटे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। एक बटे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझनी है यहाँ पे। इतना तो क्लियर होगा कि प्रोबेबिलिटी को हम लोग निकालते कैसे हैं। अगर किसी भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमें दो चीजें फाइंड करना आना चाहिए। एक तो उसका सैंपल स्पेस, एक उसका इवेंट। अगर सैंपल स्पेस और इवेंट आपको निकालना आता है तो आई होप कि तुम लोग प्रोबेबिलिटी को भी आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरी बात क्या है देखना है यहाँ पे। दूसरा आपको क्या समझना है कि यहाँ पे इवेंट हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। हाँ, अब एक चीज तो यहाँ पे समझना है कि जो इवेंट होता है, इवेंट जो होता है उसके सारे के सारे जो एलिमेंट है वो किसमें होने चाहिए, सैंपल स्पेस में होने चाहिए। और होंगे भी, क्योंकि जो इवेंट है वो उसी सैंपल स्पेस में से तो निकल के आता है। जैसे जे वाला इवेंट था तो यहाँ से निकल के आया, जो तीनों इवेंट थे वो इसी में से निकल के आए। तो एक बात यहाँ पे समझनी है आपको कि जो तुम्हारा इवेंट है, जो नंबर ऑफ इवेंट है उसकी जो संख्या है वो मिनिमम तो जीरो हो सकती है। मिनिमम जीरो कब हो सकती है, हमने कोई ऐसा इवेंट एक्सपेक्ट कर लिया जो होता ही ना हो। जैसे मैंने बोला कि मैंने सिक्के को उछाला और सिक्का खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा फिल्मों में ही पॉसिबल है, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिक्का खड़ा हो जाए। या मैंने बोला कि मैंने फांसे को उछाला, दो फांसे, और दोनों पर प्राप्त संख्याओं का योग 15 आ जाए, हो गई नहीं, क्योंकि मैक्सिमम फांसे पर 6 आता है। और तुम दो फांसे भी उछालोगे तो एक पर भी 6 आ जाए, दूसरे पर भी 6 आ जाए, तो मैक्सिमम 12 आ सकता है, 12 आ सकता है। 15 तो नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। ठीक है, तो 15 तो आना नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम दो फांसे उछालते हो, दो फांसे उछालते हो तो मैक्सिमम 12 आता है। तो मैंने क्या बोला, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो इवेंट की संख्या है वो मिनिमम जीरो हो सकती है। और इवेंट की संख्या जीरो मिनिमम तब होगी जब हम इम्पॉसिबल इवेंट की बात करेंगे, मतलब वो इवेंट पॉसिबल ही ना हो। तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि इवेंट की जो मिनिमम वैल्यू है, इवेंट की जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो होगी। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सैंपल स्पेस के बराबर। क्योंकि जितने इवेंट होंगे सैंपल स्पेस के ही अंदर होंगे, उसके बाहर कोई इवेंट नहीं होगा। तो इवेंट की जो संख्या है वो सैंपल स्पेस से कम होती है। सैंपल स्पेस से कैसी होती है, कम होती है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी की, तो अगर हमने यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इवेंट मतलब जीरो यूज किया, यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ इवेंट जीरो यूज किया तो प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो आएगी। कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसके बाद अगर हमने मैक्सिमम, अगर हमने मैक्सिमम इवेंट की बात करी तो मैक्सिमम जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस के बराबर होते हैं। जो मैक्सिमम इवेंट है वो सैंपल स्पेस के बराबर होते हैं। तो सैंपल, अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो हम एन ई के स्थान पर, एन ई के स्थान पर क्या रखेंगे, एन एस रखेंगे। जब तुम यहाँ पे एन एस रखोगे तो एन एस और एन एस कैंसिल हो जाएगा। जब एन एस और एन एस कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू वन आएगी, तो लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जीरो और वन के बीच में होगी। जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो बिलोंग करती है जीरो से लेके वन तक, जीरो से लेके वन तक। चलिए, अब बात आती है किसकी, ये तो हो गया किसी घटना के घटने की प्रायिकता। अगर बात आ जाती है कि किसी घटना के न घटने की प्रायिकता की हम बात करें,
किसी घटना के न घटने की प्रायिकता की बात करें कि कोई घटना है वो घटित ना हो, तो उसकी अगर हम प्रायिकता की बात करें तो समझो कैसे निकालोगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ए, इसका मतलब हुआ घटना ए के न घटने की प्रायिकता। अब घटना ए के न घटने की प्रायिकता का मतलब हुआ कि जो इवेंट ए ही है वो ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सैंपल स्पेस जो एस होता है उसमें क्या होते हैं आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, मतलब कुल संभावनाएं होती हैं। और ई क्या होता है, इवेंट होता है। इवेंट मतलब घटना होती है। हमने ई डैश बोला, वो होती है नॉट इवेंट, मतलब घटना घटित ना हो। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स मतलब जो टोटल संभावना है उसको एस में रखेंगे। ई का मतलब हुआ इवेंट और ई डैश का मतलब हुआ नॉट इवेंट। अब जैसे मान लो कोई एस है, सैंपल स्पेस है, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने इवेंट ई माना सम संख्या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। अगर हम ई नॉट की बात करें तो ई नॉट का मतलब है सम संख्या ना आए, तो ई नॉट क्या बन जाएगा, ई नॉट, ई नॉट बनेगा आपका 1 3 5, क्योंकि इसमें सम नहीं आना चाहिए, क्योंकि ई था आपका इवन नंबर के लिए, सम संख्या के लिए। तो ई नॉट के किसके लिए हो गया, जहां पे सम ना हो। लेकिन अगर तुम देखोगे, तुम इन दोनों को अगर मिलाओगे, टोटल करोगे, इन दोनों का टोटल करोगे, तो सैंपल स्पेस के बराबर आएगा नहीं आएगा, वो किसके बराबर आएगा, सैंपल स्पेस के बराबर आएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है आपकी कि जो आपका नंबर ऑफ इवेंट होता है और जो नंबर ऑफ नॉट इवेंट होता है उनका योगफल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के बराबर होता है। अभी मैंने वही समझाया आपको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता निकालनी है। ई डैश का मतलब है उस घटना के ना घटने की प्रायिकता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ई डैश अपॉन नंबर ऑफ एस। अब अगर नंबर ऑफ ई डैश निकालोगे तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी हेल्प से। इसे फर्स्ट मान लो, इसकी हेल्प से इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। अलग अलग डिवाइड करोगे 1, यहाँ पर हो जाएगा आपका एन ई अपॉन एन एस। चलिए अब आगे बढ़ो, एन ई अपॉन एन एस को हम लोग बोल देंगे पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखो यहाँ पे किसी घटना के न घटने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 - उस घटना के घटने की प्रायिकता। कहने का मतलब हुआ किसी घटना के न घटने की जो प्रायिकता है वो 1 - उस घटना के घटने की प्रायिकता के बराबर होगा। ठीक है, ये हुआ आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता निकालनी है तो एन ई अपॉन एन एस है, और नहीं घटने की प्रायिकता निकालनी है, उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता निकालनी है, वो घटना घटित ना हो, इस बात की प्रायिकता निकालने के लिए 1 में से उस घटना के घटने की प्रायिकता को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें तुम ऐसा भी बोल सकते हो, इसको अगर थोड़ा सा तुम आगे और बढ़ा के लिखोगे तो हम बोल सकते हैं किसी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है।
अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें तुम लोगों ने और पढ़ी हुई है 11th में। मान लो इफ ए एंड बी आर टू इवेंट, मान लो ए और बी दो घटनाएं हैं, ए और बी दो घटनाएं हैं, और ठीक है, दो घटनाएं हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोगों ने पढ़ा है। वी ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, किससे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम नंबर ऑफ एस से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि किसी भी इवेंट में, क्योंकि ए और बी दो इवेंट है, उस इवेंट में अगर हम सैंपल स्पेस का डिवाइड करेंगे तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूला होगा। एक और, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज और याद रखना कि मान लो कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा आपको दी गई है या कभी नेगेटिव दी गई है, तो वहां पे आप लोग बोल देना कि वो प्रोबेबिलिटी, मतलब वहां पे सीधा सीधा फिक्स है कि वो प्रोबेबिलिटी जो है वो इनवैलिड है। क्योंकि मैंने अभी बता रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो से वन तक ही हो सकती है। तो अगर कभी नेगेटिव या वन से ज्यादा मिलती है तो इनवैलिड प्रोबेबिलिटी में चला जाएगा, ठीक है। चलिए एक यूनियन इंटरसेक्शन पे हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो पहले ये करेंगे, किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता 1/4 है। तो घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो ए के घटित होने की प्रायिकता, ये कितना है, 1/4 है। उसके घटित ना होने की प्रायिकता हमको निकालनी है। तो वन में से हम क्या करेंगे, उस घटना की घटित होने की प्रायिकता को माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3/4। एक बात तो ये हो गई। एक क्वेश्चन हम लोग और समझ लेते हैं इसी पे, इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मान लो ए और बी कोई दो इवेंट है, ए और बी कोई दो इवेंट है, इवेंट मतलब घटना है, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है अपने पास, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपका, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है अपने पास, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है वो ज्ञात करना है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यहाँ पे कहना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए 2/5, 3/10 माइनस 1/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 एलसीएम आएगा यहाँ पे, तो 5 से 10 दो बार कटेगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 10 से कटा तो यहाँ पे 3 हो गया, -2 हो जाएगा। 4×3 = 7 से 2 गया, 5/10 मतलब 1/2 आपका आंसर होगा।
तो ये सब जो हमने अभी डिस्कस किया है, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी 11th की हैं। हमने आपसे पहले भी बोला कि अभी मैंने आपके 12th वाले पोर्शन को बिल्कुल भी टच नहीं किया है। तो ये सारी चीजें आपकी 11th की हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 12th का भी हमने कोई भी पोर्शन नहीं बताया। तो पहले और दूसरे लेक्चर में तो पहले तो आप 11th के कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे करो, मतलब एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए टाइप ऑफ इवेंट के बारे में, सैम्पल स्पेस के बारे में, इवेंट के बारे में, या प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नॉट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कब इनवैलिड हो जाती है, प्रोबेबिलिटी का क्राइटेरिया कितना होता है, किसी घटना के ना घटने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, और एक जे वाला फॉर्मूला। ठीक है, इतना तो आपको तैयार करना ही होगा। इस फॉर्मूले में एक चीज हम लोग और समझ सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में कि अगर मैं बोलूं कि दो घटनाएं, दो घटनाएं अपवर्जी है, अपवर्जी है, तो इसकी जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। एक चीज याद रखना कि अगर दो घटनाएं अपवर्जी हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो कभी अगर डायरेक्ट की प्रोबेबिलिटी अगर हमें ऐसा हो कि हमें ये दोनों प्रोबेबिलिटी पता है, यूनियन हमें ज्ञात करना है, तो फिर आपके मन में एक डाउट आ जाएगा कि इसका इंटरसेक्शन कहाँ से निकालें। तो हो जाता है कि अगर कोई दो प्रोबेबिलिटी है, दो घटनाएं हैं, वो कैसी हैं, अपवर्जी हैं। वो मैंने बताया भी था पिछले लेक्चर में, अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती हैं। तो अपवर्जी हैं, तो अपवर्जी होने पे उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। अपवर्जी घटनाओं का मतलब होता है कि कोई दो घटनाएं हैं, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। कोई दो घटनाएं हैं, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, तो वो आपकी अपवर्जी घटनाओं का क्या करेंगे, काम करेंगे। तो जब भी इस टाइप की अगर बात आती है तो फिर अपवर्जी घटनाओं के लिए उसके फॉर्मूले में कितना, केवल इतना ही पार्ट यूज होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लगभग 40 मिनट का लेक्चर कल का था और लगभग 20 से 22 मिनट का लेक्चर आज का है। तो ये 1 घंटे का लेक्चर आप लोग देख लो तो आपका 11th वाला स्ट्रांग हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर, मतलब जो कमिंग लेक्चर होगा उसमें हम 12th का पोर्शन स्टार्ट करेंगे।